जी हां, अफगानिस्तान पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने वाली तालिबान में दाखिली इंतशार की खबरें गश्त कर रही हैं। तालिबान के बानियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के अचानक गायब हो जाने की वजह से इस खबर को मजीद तक़वियत दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत की तश्कील पर तालिबान के रहनुमाओं के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत में शामिल ममनुआ हक्कानी नेटवर्क के खलीलुर रहमान हक्कानी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान सदारती महल में बहस हुई है। इस दौरान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। इन दोनों के पैरोकार एक दूसरे से लड़ पड़े। कतर में मुकीम एक सीनियर तालिबान मेंबर और उससे वाबस्ता अफराद ने भी तस्दीक की है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक बहस हुई थी। आपको बताएं कि इस फूट की बड़ी वजह बताई जा रही है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपनी उबूरी हुकूमत के ढांचे से नाखुश थे। एक ज़राए के मुताबिक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई को उबूरी हुकूमत में शामिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क इसकी मुखालफत कर रहा है और इस टकराव के बाद ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी या तो हलाक कर दिए गए हैं या फिर जख्मी हैं। हालांकि तालिबान दाखिली इंतशार से इनकार ही कर रहा है। नाज़रीन, चलिए हम इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे, आपसे तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स यानी जो आलमी उबूर है उसके एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। प्रोफेसर परीक्षित सर, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, इस बात के लगातार इशारे मिल रहे थे कि अफगानिस्तान में जो भी नई हुकूमत है कहीं ना कहीं उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें अब लगातार आ भी रही हैं इसी तरह से, तो किस नजरिए से आप इसको देखेंगे? पहले से ही इस बात का इजहार किया जाता रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार। हिना जी, देखिए, जैसे कि हमने देखा, एक जो भी सरकार बनती है, जो भी हुकूमत आती है, जो भी मुहिम होती है, उसका जो बेसिस होता है वही तय करता है कि आगे जाके वो सरकार या वो मुहिम किस तरह से चलेगी। और इस मुहिम का या इस सरकार का बेसिस ही लॉलेसनेस था, डिसीट था। तो जिसका बेसिस ही टेररिस्ट है, एक्सट्रीमिज्म है और लॉलेसनेस है, तो उस सरकार का मैं पहले से ही कह रहा था कि कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें काफी सारी गड़बड़ आएगी, काफी सारी जद्दोजहद होगी और आम नागरिकों के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉपरली उनके हकूकों का हनन होगा। तो उसी के मद्देनजर जब आप आम नागरिकों पे जुल्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो सोच आपकी हुकूमत में भी आती है। आप आपस में जो आपके संबंध हैं, आपके अपने लोग हैं, जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, जैसे कि ये सारे ग्रुप्स इन अ वे राइवलरी तो है ही इनमें एक दूसरे से। हालांकि इस समय ये चोर चोर मसेरे भाई आप कह सकते हैं बन चुके हैं, बट अदरवाइज तो इनकी आपस में राइवलरी है। तो इसका कोई ऐसा जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे लगता है वो काफी हद तक सच है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है, काफी ज्यादा तनोतनी हुई है, जिससे कि मुल्ला बरादर या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह जख्मी हैं। तो ये रिपोर्ट्स का मैं खंडन नहीं करूंगा, मैं इसको मैं कहूंगा कि ऐसी रिपोर्ट्स वाकई सच हो सकती हैं। तो जब लॉलेसनेस वहां पे है, तो जब वो देख रहे हैं कि हकूक ही नहीं आम लोगों के, तो एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट कैसे बिल्टअप कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स इरप्ट आज नहीं तो कल होनी ही थी और वो आज हो चुकी हैं। तो उसकी वजह से ये सारी तनोतनी चल रही है। जी परीक्षित सर, आपसे ये भी हम यहाँ पर तज्जिया चाहेंगे। अभी जो तमाम तर हालात हैं, दुनिया जिस तरह से बदल चुकी है, एक ग्लोबल विलेज में हम सब एंटर कर चुके हैं। 20 साल पहले के जो हालात रहे हैं और आज के हालात, बहुत फर्क इनमें देखा जा रहा है। और ऐसे में खुद तालिबान को अब अपने अंदरूनी ढांचे से लड़ना
जो है वो वाजिब सा दिखाई दे रहा है। अब पहले की तरह हालात नहीं रहे कि जहां पर आप जिस तरह से भी चाहें हुकूमत कर लें। इस बात को आप किस तरह से यहां पर पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय इंफॉर्मेशन एज है, जैसे आपने ग्लोबल विलेज वर्ड यूज किया, तो सबको सब कुछ पता चलता है क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए बात, 20 साल पहले औरतें इतनी आगे नहीं आ रही थी, हमने कोई प्रोटेस्ट के बारे में हार्डली हम सुनते थे। आज आप देखिए कि विमेन अपने राइट्स के लिए किस तरह से लड़ रही हैं अफगानिस्तान में, वो हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है और काफी सारे लोग भी उनके साथ इसके शामिल हो रहे हैं, काफी ग्रुप्स भी उसमें इसके साथ शामिल हो रहे हैं। तो अभी इतना आसान नहीं होगा इनको सरकार चलाना, क्योंकि ग्लोबली इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी पैनी नजर है इस टाइम पे अफगानिस्तान पे, और वो सब कुछ ये वॉच कर रहे हैं क्लोजली कि किस तरह से वो एक, जो कि मैं जिसे वर्ड यूज करूंगा, एक कॉस्मेटिक तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाई। बड़ी उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वो एक किस्म से आप कहिए कॉस्मेटिक सर्जरी थी, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम औरतों को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम लोगों को उनके हकूक देंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, हमने सबको माफ कर दिया। बट इवेंचुअली उन्होंने वैसा नहीं किया। हमने देखा, जैसे रिपोर्ट्स भी आई और टीवी पे भी और हर जगह एजेंसीज ने बताया कि किस तरह से औरतों को सड़कों पे उन पे कोड़े बसाए जा रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी टॉलरेट नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि तालिबान अगर इस तरह से इस अप्रोच से चलती रही तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका साथ देगी। यूनाइटेड नेशंस ने सामने आके कहा है, उधर इस समय इतना बड़ा फूड क्राइसिस हो चुका है कि वहां पे आम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। फॉर्चुनेटली काफी ग्लोबल पावर्स ने तकरीबन $1 बिलियन की समय प्लेज कर दिया है कि हम वहां पे नई फसल बोने के लिए पैसा देंगे, खाने के लिए पैसा देंगे। पर ये सब कुछ तभी होगा अगर तालिबान एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली प्रोसेस चलाए वहां पे, और हर नागरिक का, हर ग्रुप का, हर एक को उनके हकूक दे। जी बिल्कुल, आपसे हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब भी मौजूद हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। मुहिबुल हक साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं तालिबान में आपसी इंतशार है, इक़्तिदार की लड़ाई है, और कतर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जिस तरह से मुल्ला बरादर नहीं थे, उसके बाद से इन खबरों को तक़वियत मिली है। किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को देखेंगे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हमें समझनी चाहिए कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है जी। और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर में ये होता है कि नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन के जरिए चीजें हल की जाती हैं, और इसीलिए डेमोक्रेसी को बाकी तमाम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर कहा जाता है जी। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान एक समझिए कि लड़ करके आए हैं, मैदान जंग में लड़ते हुए आए हैं, और उन्होंने फतह हासिल की है, जिसे आप मिलिट्री विक्ट्री कह सकते हैं। उस मिलिट्री विक्ट्री में बहुत सारे वारलॉर्ड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे गैंग्स हैं जो तालिबान कहलाते हैं। यानी तालिबान इज नॉट अ मोनोलिथ, तालिबान में डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की चर्निंग है, ये एक तरह का डिस्कशन है, डेलिब्रेशन है, डिस्कशन है जो चल रहा है उनके बीच में, और वो इख्तलाफात भी होंगे। हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें ब्लडशेड भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो यानी जहाँ जमहूरियत नहीं होती है उसमें ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये तालिबान नहीं है, ये सिर्फ तालिबान का फैक्टर नहीं है, जिस जगह पे भी आप देखिएगा जहाँ पे डिक्टेटर्स आते हैं वहां पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता, वहां पे हमेशा आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और उस तरह से होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान के जो आइडियोलॉग हैं या जो उनके ट्रबल शूटर्स हैं, जो उनके बड़े लोग हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, इख्तलाफात पूरी तरह से सामने नजर आ रहे हैं, वो अपने अपने कंट्रीब्यूशन को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मिलिट्री विक्ट्री है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। और पावर एक ऐसी चीज है, आप ये याद रखिए कि चाहे किसी भी फॉर्म के लोग हों, किसी भी तरह के लोगों, पावर ऐसी चीज है कि वो डिवाइड करता है। तो तालिबान उसमें एक्सेप्शन नहीं है। तालिबान को हम ये सोचें कि वो आसमान से उतरे हुए लोग हैं, उसी तरह से इंसान जिस तरह से पावर स्ट्रक्चर और पावर के लिए लड़ता है, वैसे तालिबान में आपस की फाइटिंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके बीच में जो इख्तलाफात हैं ये वायलेंस की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में फायदा ये होता है कि हम डेलिब्रेशन, डिस्कशन और यानी कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इख्तलाफात तो बिल्कुल इस तरह क्रैक्स हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। और अब्दुल हक साहब, आपसे, मुहिबुल हक साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर
का जिस तरह से रोल रहा है पूरा अभी तक अगर हम देखें तो तालिबान के ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं उस पर भी उनकी अच्छी पकड़ रही है, उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाती रही है। सबसे अहम ये है कि जिस तरह से दूसरे ममालिक के साथ जब भी बातचीत हुई है उनका रोल हमेशा से काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज करना खुद वहाँ की अपनी जो इंतशार है, उनकी जो हुकूमत है, उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। देखिए, जहां तक बात है ये मुल्ला ब्रादर का या जो भी उनके रैंक एंड फाइल्स के बड़े लीडर्स हैं, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो फॉर्मर टेररिस्ट की लिस्ट में रहे हैं। ज्यादातर वो लोग हैं या जिनको फॉर्मर मुजाहिदीन भी कहिए, अमेरिका की नजर में गुड तालिबान और बैड तालिबान रहे हैं। यानी जो लोग अमेरिका के साथ कोऑपरेट करते थे या अमेरिका फ्रेंडली थे वो गुड तालिबान कहलाए, जो लोग अमेरिका के खिलाफ थे वो बैड तालिबान कहलाए। तो ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, एक तो पहली चीज ये बहुत ही मिसलीडिंग होता है। दूसरी बात, अफगानिस्तान से जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, आप ये याद रखिए कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी काफी है। कभी कभी जो तालिबान के बीच में इस तरह की चर्निंग, इस तरह की जो इख्तलाफात नजर आते हैं, उस पर इंटरनेशनल मीडिया बाहर से जो रिपोर्ट कर रही हो तो उसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। ये सही बात है कि उनके जो इम्पोर्टेंट नेगोशिएटर्स रहे हैं, अगर वो नेगोशिएशन से, डेलिब्रेशन से बाहर हो जाएं तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन या कंसेंसस बिल्डिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो मीडिया रिपोर्ट हमारे पास हैं, उस रिपोर्ट पे हम कितना यानी रिलाई करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए कि आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो तालिबान की तरफ डिनायल है कि हमारे बीच ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि उनके बीच में इख्तलाफात हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये कहना बहुत यानी कबल अज़ वक्त होगा कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए इख्तलाफात तो हैं और यही वजह से देर हो रही है। और ये जो देर हो रही है बगैर फाइटिंग के, यानी मानिए कि कुछ दिनों तक गायब रहना, डिसअपियर हो जाना या मीटिंग्स में शरीक ना होना, तो ये जो प्रेशर बिल्डअप करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स अपना शेयर लेने के लिए, मेरे ख्याल से वो कोशिशें जारी हैं। और हम देखते हैं हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में भी नेशनल कोalition अगर बनता है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो आप देखिएगा इस तरह की चर्निंग या इस तरह की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले चीजें चलती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स बेटर कि दे आर इंटरिंग इनटू डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन रादर देन फाइटिंग। अफगानिस्तान में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो पीस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं वो ह्यूमन राइट्स वगैरह के इशू, सबसे बड़ा जो इशू होता है राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन इन अफगानिस्तान इज अंडर थ्रेट। अगर उसको सबसे पहले वो इंश्योर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर अफगानी की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी ख्वाहिश ये है कि हम पीसफुल अफगानिस्तान देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर परीक्षित सिंह, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम अपने एक और मेहमान से बात कर रहे थे कि वहाँ पर पीस अभी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी उसका क़याम वहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और जिस तरह से बात की जा रही है कि सबसे पहले वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनमें ये यकीन दिलाना, ये यकीन पैदा करना कि वो हिफाजत से हैं, ये अभी वहां अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जो आम नागरिक है अफगानिस्तान का, उनको बेसिक हकूक दिलाना और उनके आगे पीछे एक पीसफुल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, वो दिखाना एक बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। और मैं ये मानता हूँ कि वो इस टाइम पे वहाँ नहीं है। ऑब्वियसली जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जितने ग्रुप्स हैं, हकानी ग्रुप जो जैसे कि माने हुए टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पीस का मेरे को लगता है मतलब भी नहीं पता होगा कि कैसे पीस के वजह से कितना फायदा एक आम नागरिक को हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे पहला इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये है कि जितने भी मॉडरेट लोग हैं तालिबान में या उनकी हुकूमत में, उनको सामने आना पड़ेगा इस पीसफुल ट्रांजिशन के लिए और आम लोगों को उनके हकूक दिलाने के लिए। और मुल्ला ब्रादर उनमें से एक माने जाते थे, क्योंकि वही थे जिसने सबसे पहले दोहा में करार साइन भी किया US के साथ, और 2020 में उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उनसे बातचीत भी की। पहले तालिबान लीडर थे जिसने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की रिगार्डिंग अमेरिकन पुल आउट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिए थे कि हम यहाँ पे पीसफुल ट्रांजिशन रखेंगे, आम लोगों को उनके हकूक मिलेंगे, आम लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गन कल्चर जितनी जल्दी खत्म हो जाए अफगानिस्तान में उतना अच्छा है,
टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म की सोच जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। और एक मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, आम नागरिक एम्पावर्ड फील नहीं करेगा। आम नागरिक को आप जितना मर्जी उसके आगे पीछे क्लाउड बिल्ड कर लीजिए कि सब कुछ अच्छा है, हम सब बिल्ड कर रहे हैं, पर जब तक उसको उसके हकूक या वो एक सरकार चुनिंदा ऐसी सरकार चुन के सामने नहीं लाएगा जिसमें उसे लगेगा कि मैंने इसको लाया है, मैंने वोट किया है, तब तक वो किसी भी सरकार के साथ नहीं चल पाएंगे। तो चाहे ये स्प्लिटर ग्रुप्स हो, तो इनका सबसे पहले मुझे लगता है यही एक पीस लाने का या एक प्रॉस्पेरिटी लाने का सबसे पहला यही मुद्दा होना चाहिए कि कैसे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार वहां पे खड़ी। जी बिल्कुल, जमहूरी तौर पर किस तरह से एक मुल्क में अमन व अमान कायम हो, ये सबसे ज़रूरी है। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपका तज्जिया हम चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें देखते रहे हैं, खुद अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के अवाम वहाँ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। लगातार हम देख रहे हैं कि या तो वो अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, या दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर एहतिजाजों का सिलसिला भी लगातार जारी है। किस तरह से अपने लोगों को, अपनी आवाम को ये यकीन दिलाया जाए कि वो महफूज हैं? सबसे अहम वक्त की ज़रूरत। देखिए, मैं इसे बहुत ही पॉजिटिव देखता हूँ जी। पॉजिटिव इस सेंस में देखता हूँ कि जब अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को असर्ट कर रहे हैं। और तालिबान की गवर्नमेंट में, जब तालिबान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया और उसके बावजूद अफगानी निकल के सड़कों पे आ रहे हैं और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को असर्ट और रीअसर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो स्पेस अपना रीक्लेम कर रहे हैं, जो तालिबान के आने के बाद उनको श्रिंक होता महसूस हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान की तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। नंबर 2, जो इसमें खदशा ये है कि तालिबान अगर के खिलाफ, यानी एहतजाज करने वालों के खिलाफ बहुत ही हैविली कोई फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे। यानी तालिबान को ये सोचना होगा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपने लोगों के पास के सामने नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो फोर्स, तालिबान जो मिलिट्री विक्ट्री के जरिए आई है, उनको अपने बिहेवियर को बहुत मेंड करना होगा। और ये एहतजाज तो बहुत ही खुशाइन बात, चूंकि देखिए जब लोग निकल करके आते हैं तो वो अपनी बातें कहते हैं और उन बातों को एकोमोडेट करना पड़ता है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। और डेमोक्रेसी में जहाँ पर राइट टू अगर प्रोटेस्ट तालिबान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी डेमोक्रेसी को सबक सीखना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट को क्रैश करना जो आमतौर पर समझा जाए डिक्टेटर्स की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। तीसरी अहम बात, देखिए अफगानिस्तान में इश्यूज हैं, इथनिक इश्यूज हैं। सबसे पहले के 4 जो डोमिनेंट इथनिक कम्युनिटीज हैं, जिसमें पश्तून हैं, ताजिक हैं, हजारा हैं, उज़्बेक हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। एक तो जो सब नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, तो एक सब एथनिक नेशनलिज्म का एक इशू है जिसमें सब अपने अपने एस्पायरेशन को सर्टिफाई करना चाहते हैं जी। दूसरी तरफ वो ग्रुप्स हैं, मिसाल के तौर पर जेंडर इश्यूज हैं। औरतें जिस तरह से इससे पहले वाली गवर्नमेंट में जिनका पार्टिसिपेशन था, उनको जो फ्रीडम थी, वो जाहिर सी बात है कर्टेल होगी। तालिबान के पूरा जो कंटोर्स है, जो पूरे उनके आइडियाज हैं गवर्न करने के या सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के, उसमें वो औरतें यकीनन जो लिबरेटेड फील करती थी, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी। तीसरी अहम बात ये कि वो जो रिचुअल्स को जिस तरह से इम्पोज करना चाहते हैं या जो जिसे कहते हैं कि रेगुलेट करना चाहते हैं इंडिविजुअल्स के सोशल नॉर्म्स को और सोशल बिहेवियर को, वो प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि फ्रीडम इन नेट डिजायर होती है हर इंसान की। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालिबान अगर एहतजाजियों के साथ नेगोशिएट करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो ये एक एडवांसमेंट है डेमोक्रेसी की तरफ। और ये एक बहुत खुशाइन बात है, एहतजाज होना और एहतजाज को टॉलरेट करना और एहतजाज की इजाजत देना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और क्या वक्त के अकॉर्डिंग, जिस तरह से वक्त बदल रहा है, वक्त बदला है, उसके हिसाब से थोड़ी सोच में भी अब तब्दीली आनी चाहिए? देखिए, तालिबान की मजबूरी भी है। पहली बात ये हमें याद रखना चाहिए कि जो अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत है या अफगानिस्तान का पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो तकरीबन 80% आउटसाइड फंडिंग से है। वहाँ की इकोनॉमिक ट्रिपल डाउन होती है, इंटरनली कुछ है नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है। आप जानते हैं एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। ऐसी हालत में उनको सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी को सर्टिफाई करने के लिए उनके अपने वेज को मेंड करना होगा, उसमें तब्दीली लानी होगी। दूसरी अहम बात ये देखिए कि तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक जो हुकूमत की थी, जो ब्लंडर्स उन्होंने कमिट किए थे, मिसाल के तौर पर आते ही बानियान के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था
और पूरी दुनिया में एक आपने देखा था कि एक हंगामा बर्पा हो गया था। तो मेरे ख्याल से तालिबान ने सीखा है, और ये जो नॉर्म ग्लोबल नॉर्म्स हैं स्टेट्स को एक्ट करने के, इंटरनली या एक्सटर्नली सिटीजन के साथ डील करने के, उनको ये सीखना पड़ेगा। 21st सेंचुरी का ये दुनिया है, इंटरकनेक्टेडनेस है, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक इंफॉर्मेशन लोगों के पास आती रहती है। तो ऐसी हालत में समझता हूँ कि तालिबान के अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, और ये मस्बत तब्दीली है। अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें तालिबान को कभी ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं। हमें याद रखना होगा जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वहां पे, उसमें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं डी फैक्टो सॉवरेन की हैसियत वो सिर्फ तालिबान की है और किसी की नहीं है। तो ऐसी हालत में तालिबान को अपने वेज मेंटेन करने होंगे। उनके अंदर अगर वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को ठीक से एड्रेस करते हैं, जेंडर इश्यूज को ठीक से एड्रेस करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न को ठीक से एड्रेस करते हैं, तो मैं ख्याल से उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी बनती है, रेस्पेक्टेबिलिटी भी बनती है, और यकीनन हम ये सोचेंगे कि 2021 का जो तालिबान है वो 1996 और 2001 के तालिबान से डिफरेंट है। चलिए प्रोफेसर परीक्षित सिंह, क्या आपको वाकई में लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी, कुछ चेंजेस आएंगे? क्योंकि जिस तरह जब हुकूमत वहां पर बनी तब जो बातें की गई थी, कुछ ही दिनों बाद उन बातों के बरखिलाफ वहां पर तमाम तर हालात नजर आए थे। क्या तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम कहेंगे कि तब्दीली आनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं, वो जरूर यही चाहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, पर इतनी जल्दी तब्दीली आएगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे इनकम्पैटिबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके जितने एथनिक ग्रुप्स हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, वो आपस में बातचीत भी नहीं करते, और गन कल्चर वहां पे इतना प्रेवलेंट है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई तब्दीली आएगी, पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दूसरा, तब्दीली इसलिए भी नहीं आएगी कि वहां पे अफगानिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन इंटरवेंशंस। समय समय पे वहां पे हर तरह से हर किसी देश के अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन इंटरवेंशन रही है। अभी भी वहां पे काफी सारी फॉरेन इंटरवेंशन हम देख रहे हैं, एजेंसीज के थ्रू हवालों से भी खबर आ रही है। पाकिस्तान और चाइना की काफी ज्यादा इंटरवेंशन है, उनके पर्सनल एजेंडाज हैं, उनकी अपनी पर्सनल सोच है, वो वहां से क्या चाहते हैं। तो उस चीज को वो हासिल करने के लिए उनके लिए तब्दीली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने जो भी चीजें वो चाहते हैं उनको किस तरह से वो बिल्टअप कर सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने जो देखा अफगानिस्तान में, एक करप्शन का भी रहा। जैसे कि हमने देखा अमेरिका ने बढ़ चढ़ के बोलता रहा अमेरिका कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम उन लोगों को बिल्डअप कर रहे हैं, उनकी आर्मी बिल्डअप कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप कर रहे हैं, जो कि आगे चल के अफगानिस्तान को चलाएंगे। पर सडनली 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। तो इसका मतलब ये सब कुछ ऑन पेपर था। जितने उनके लोकल कंट्रैक्टर्स थे, जितने उनके लोकल वर्कर्स थे, वो सब करप्शन पे बेस था, पैसा कमा रहे थे, पैसा खा रहे थे, पर कहीं पे भी गवर्नमेंट नहीं बिल्ड कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पे, उन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे खत्म किया जाएगा। जी, तो बहरहाल इस मौजू पर लगातार हम आगे भी बात करते रहेंगे। वहां के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने दोनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए हम न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।